Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So now we are continuing our new topic, carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, टाइप्स, फंक्शंस, डाइटरी फाइबर्स, स्वीटनर्स और इनका रोल बॉडी में. सो लेट्स सी व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. पहली बात तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके बेसिक फ्यूल सोर्स होते हैं. ये पावर दे रहे होते हैं हमें काम करने के लिए. आवर बॉडीज नीड एनर्जी टू सर्वाइव. बोथ इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शंस रिक्वायर एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड. तो वॉलेंट्री एक्शंस ऐसे हैं जैसे हार्ट बीटिंग, ब्रीदिंग, लंग फंक्शन, ठीक है. इसके अलावा आई ब्लिंकिंग, ठीक है. वॉलेंट्री एक्शंस वो हैं जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, मूविंग अराउंड, पुटिंग थिंग्स अप, पुटिंग थिंग्स डाउन, ठीक है. इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होंगे जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से वो एक्शंस कर रहे होते हैं. तो दोनों एक्शंस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है सिंपली बाय ईटिंग ऑफ फूड एंड बाय डाइजेस्टिंग इट एंड थ्रू इट्स मेटाबॉलिज्म. ह्यूमन बॉडी रैपिडली ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट्स को, और ब्रेक डाउन करके उनको कन्वर्ट कर देती है, मतलब जो एंड प्रोडक्ट होता है वो शुगर और स्टार्चेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जिनको वो ब्रेक डाउन करती है. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मेजर सोर्स हैं एनर्जी के, और इनको हम मेजर करते हैं कैलोरीज में. जो टर्म है एनर्जी की वो इंटरचेंजेबली यूज़ होगी कैलोरी और किलो कैलोरी और के काल. ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं, इन तीनों का मतलब एक ही मतलब है. एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम. एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम में एक सक्सेसफुल एनर्जी सिस्टम जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने जहन में कोई मशीनरी रख लें, ठीक है, तो आपकी जो एक सक्सेसफुल एनर्जी सिस्टम या मशीनरी सिस्टम है उसमें यह है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या मशीन है वो इन 3 तरीक़ों से एनर्जी प्रोड्यूस करती है या फ्यूल सोर्स को यूज़ करती है. पहला तरीका ये है कि बेसिक फ्यूल सोर्स को चेंज कर देती है रिफाइंड फ्यूल सोर्स में, ठीक है, और वो रिफाइंड फ्यूल सोर्स जो है वो उसकी यूज़ करने के काबिल होती है. उसके बाद इस रिफाइंड फ्यूल सोर्स को वहाँ लेके जाती है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, और फिर तीसरा इस रिफाइंड फ्यूल सोर्स को बर्न करती है ताकि जितनी भी वो स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं वो उसको एज एनर्जी यूज़ कर सकें, ठीक है. तो जो हमारी बॉडी है वो भी ये 3 चीज़ें कर रही है, और किसी भी मशीन से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर रही है. मतलब कि बेसिक फ्यूल सोर्स को चेंज कर देती है रिफाइंड फ्यूल सोर्स में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सिंपल शुगर में उसको कन्वर्ट कर देती है. फिर से इस रिफाइंड फ्यूल सोर्स को उन सारी जगहों पे बॉडी लेके जाती है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड पूरी बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज लेके जाता है, और फिर ये रिफाइंड फ्यूल सोर्स जो है बर्न होती है ताकि एनर्जी मिले. तो जो सेल्स हैं वो भी उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी उसको डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में से गुजार के केमिकल रिएक्शंस के जरिए से वहाँ से एनर्जी लेते हैं, जिसको एटीपी कहते हैं. तो इसका जो बॉडी का बेसिक फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है, और उसका जो रिफाइंड फ्यूल है वो ग्लूकोज है. बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है और ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से सेल्स तक पहुंचा देती है. ग्लूकोज जब आप सेल्स तक पहुंचता है तो उससे जो एनर्जी बॉडी लेती है वो इस तरीके से कि स्पेसिफिक आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे पास ऑन होके एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये आपको मिलती है थ्रू मेटाबॉलिज्म इन सेल. क्योंकि ह्यूमंस रैपिडली स्टार्चेस और शुगर्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और ह्यूमंस का कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन वाला जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी एफिशिएंट है. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको क्विक एनर्जी फूड कंसिडर किया जाता है, या कार्बोहाइड्रेट फूड्स को गो टू फूड सोर्स कंसिडर किया जाता है कि जब भी आपको भूख लग रही है तो जो आपका गो टू फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है. अब डाइटरी इंपॉर्टेंस जो है
वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, उनकी प्रोडक्शन भी, यील्ड प्रोडक्शन भी लार्ज क्वांटिटी में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब जो हैं पूरी दुनिया में आपके जो है वाइडली ग्रोन भी होते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं, ठीक है। तो इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। ज़्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट जो है अपने ग्रेन्स में से ले रहे होते हैं और लेग्यूम्स में से ले रहे होते हैं और फिर उसके बाद वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में से ले रहे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में इजीली अवेलेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर तरह के फूड में होती है, ठीक है। और दूसरा, जितने भी जो मोस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स हैं, जैसे हमारे ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है और उनकी यील्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे फॉर एग्जांपल गंदम के काफ़ी ज़्यादा खेत उगते हैं और वो अगर आपको देखा जाए तो अगर आप गंदम लेते हैं, आटा लेते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली बहुत सस्ता मिलता है एज़ कंपैरिजन टू अगर आप कोई ना कोई वेजिटेबल या फ्रूट ले रहे हों या आप उसका कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हों, तो कंपैरिजन टू वो जो रॉ प्रोडक्ट है वो आपको सस्ता मिलता है। थर्ड, कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो हैं वो इजीली स्टोर हो जाते हैं। हम ज़्यादातर आप देखें, आप आटा लेते हैं गंदम में और वो गंदम या आटा जो भी आप लें, आप उसको बोरी में रख लेते हैं, आप उसको कैंस में रख लेते हैं और आप उसको अपने किचन में या स्टोर में काफ़ी देर के लिए रख सकते हैं और आप उसको कितने लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें, दूध है, मिल्क है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी एक सर्टेन पीरियड होता है। लेकिन क्योंकि ये इजीली स्टोर हो जाते हैं और क्या कहते हैं, कई ऐसी प्रोसेसिंग मेथड्स भी निकल आए हैं जिनके ज़रिए से कार्बोहाइड्रेट्स की शेल्फ़ लाइफ अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब ईयर्स तक आप कार्बोहाइड्रेट की शेल्फ़ लाइफ बढ़ सकती है। तो ये है डाइटरी इम्पॉर्टेंस कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट आप आ जाएँ क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, केमिकली क्या है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट वर्ड निकला है ना, वो इस कंपाउंड की केमिकल नेचर से ही निकला हुआ है। कार्बोहाइड्रेट मिलके बना हुआ है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इसकी जो एब्रीविएशन है वो CHO है। CHO जो है ये इन तीनों सिंबल्स का जो इन तीनों केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनका जो सिंबल है वो है CHO। तो कार्बोहाइड्रेट इन्हीं से, इसी वर्ड से मिलके निकला है। उसके अलावा जो सेक्राइड वर्ड है जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, वो एक ग्रीक वर्ड सेक्रिन या लैटिन वर्ड सेखरम से निकला है, जिसका दोनों का मतलब होता है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, अब कार्बोहाइड्रेट्स क्लासीफाई कैसे होते हैं? क्लासीफाई हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब शुगर यूनिट्स कितने हैं उस हिसाब से उनको क्लासिफिकेशन दी हुई है। मोनोसेक्राइड्स में 1 शुगर यूनिट होता है, डाइसेक्राइड्स में 2 शुगर यूनिट्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स में काफ़ी सारे शुगर यूनिट्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स ये स्मॉल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर 1 से 2 शुगर यूनिट्स होते हैं, इसलिए हम इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जबकि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो लार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, उनके अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं, इस वजह से हम उनको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशंस देखें तो वो बनती हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर carbohydrate sugars with a simple structure of 1 or 2 single sugar units. A monosaccharide is composed of 1 sugar unit and a disaccharide is composed of 2 sugar units. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हैं जिनके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर होता है, 1 से 2 सिंगल यूनिट्स होते हैं, उनको हम मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड कहते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उनके अंदर काफ़ी सारे शुगर यूनिट्स होते हैं और ये जो कम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की उनको हम स्टार्च भी कहते हैं, जो कि डाइजेस्टेबल होती हैं और एनर्जी भी देती हैं, और हम इन्हें डाइटरी फाइबर भी कहते हैं जो इनडाइजेस्टेबल होती हैं और वो हमारी डाइट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं।
ये सिंपल एक समरी है कार्बोहाइड्रेट की क्लासेस की। क्लास नेम कार्बोहाइड्रेट्स, ये सिंपल शुगर्स होते हैं। इसके अंदर आपके 3 आते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, इनके क्लास मेंबर्स और मतलब कि इनकी एग्जांपल्स और सोर्सेज यहाँ पे हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हैं सिंपली। मोनोसेक्राइड्स को अगर हम देख लें तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनके अंदर 3 मेंबर्स आते हैं। मोनोसेक्राइड्स की 3 जो हैं सिंगल शुगर्स हैं, एग्जांपल्स हैं। एक है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, तीसरा है गैलेक्टोज। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सारी कार्बोहाइड्रेट्स के, और इसका मतलब ये है कि दे रिक्वायर नो डाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है, उनकी ब्रेक डाउन होती है डाइजेशन के दौरान में, तो जो एंड प्रोडक्ट मिलता है ना वो मिलता है मोनोसेक्राइड। तो अगर हम सिंपली मोनोसेक्राइड वैसे ही कंज्यूम कर लेंगे डाइट में तो उसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो ये लास्ट यूनिट होता है, इसलिए इसको फर्दर डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और ये इजीली और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन से और ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और लिवर पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो जो एनर्जी डिमांड्स हैं, तो जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो डिटरमाइन कर रही होती हैं कि जब हम कंज्यूम करते हैं कार्बन मोनोसेक्राइड को तो हमें वो फ़ौरन चाहिए या वो लेटर यूज़ के लिए चाहिए। अगर फ़ौरन चाहिए होती है तो वो फ़ौरन यूज़ हो जाती है, अगर लेटर यूज़ के लिए चाहिए हो तो फिर वो कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में और फिर वो बाद में दोबारा आपके यूज़ होती है। मतलब ये है कि अगर आपकी डाइटरी फॉर्म में देखा जाए तो आपकी जो शुगर होती है वो फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन अगर उसको फ़ौरन नहीं चाहिए हो, बॉडी को फ़ौरन नहीं चाहिए हो, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में और लिवर में जाके स्टोर हो जाती है और कुछ मसल्स में जाके स्टोर होती है। नेक्स्ट ग्लूकोज जो है वो बेसिक सिंगल यूनिट है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म का। जो ग्लूकोज है वो हमें जब भी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होती है बॉडी में तो हमें ग्लूकोज मिलती है। ग्लूकोज जो है वो ब्लड शुगर, उसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ब्लड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट सर्कुलेट कर रही होती है या जो शुगर सर्कुलेट कर रही होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में करती है। ग्लूकोज ही हमारी सारी की सारी बॉडी के सेल्स का प्राइमरी फ्यूल है, प्राइमरी फ्यूल या प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कह लें। ग्लूकोज मॉडरेटली स्वीट होता है, ना बहुत ज़्यादा मीठा और ना बहुत ज़्यादा फीका। बॉडी की जो सप्लाई है ग्लूकोज की, या आप कह लें ब्लड की जो सप्लाई है ग्लूकोज की, वो मेनली आती है जब डाइजेशन होती है, स्टार्च की डाइजेशन होती है, या सिंपल आप सिंपल शुगर ले रहे हो या आप कार्बोहाइड्रेट कोई भी ले रहे हो, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, तो इसकी डाइजेशन से, एब्जॉर्प्शन से, फूड से आती है। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, और इसको हम डेक्सट्रोज इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो प्राइमरीली हमारे फ्रूट्स में होता है और हनी में होता है, ठीक है। नाम भी उसका फ्रुक्टोज इसीलिए है क्योंकि फ्रूट से निकला है वो। फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा स्वीट होती है, जितनी भी सिंपल शुगर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मीठी होती है वो फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज अगर हम फ्रूट में देखें तो कितनी फ्रुक्टोज होगी वो डिपेंड करता है उसकी मीठेपन पे। जितना ज़्यादा फ्रूट मीठा होता है उतनी ज़्यादा उसके अंदर फ्रुक्टोज होती है, और ये तब मीठा होता है जब फ्रूट राइप हो जाता है। देन कम्स योर गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो नॉर्मली फ्रीली डाइट में नहीं पाया जाता। गैलेक्टोज सिर्फ मिल्क में पाया जाता है और वो लैक्टोज की डाइजेशन से हमें मिलता है, इसीलिए हम इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, तो क्योंकि ये सिर्फ मिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स जो हैं वो आपके
डबल शुगर्स हैं, मतलब दो शुगर यूनिट्स मिलके डाइसेक्राइड बनाते हैं, दो सिंपल मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलके डाइसेक्राइड बनाते हैं। ये जो हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीन है, सुक्रोज, लैक्टोज और मैल्टोज। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर, और मैल्टोज बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर। सुक्रोज जो है वो कॉमन टेबल शुगर है, जितनी भी हमारी चीनी है वो सुक्रोज है, और सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, और जो सुक्रोज है वो आपकी ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में भी हो सकती है, पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, और ब्राउन शुगर की फॉर्म में से भी हो सकती है। आती कहाँ से है? ये आती है हमारी शुगर केन से और शुगर बीट शुगर में से, चुकंदर में से, ठीक है। ज़्यादातर आपकी शुगर वहीं से बनती है, मतलब गन्नों से और चुकंदर से। इसके अलावा सुक्रोज जो है मोलासिस से भी बनती है, और मोलासिस जो है वो आप कह लें एक बाय प्रोडक्ट है शुगर प्रोडक्शन का, या मोलासिस जो है वो एक थिक सा आपका जो है एक सब्सटेंस होता है जो ग्रेन्स में से भी मिलके बनता है और फ्रूट से भी मिलके बनता है। आप इसको कह लें जैसे मेपल सिरप है, वो एक मोलासिस की ही फॉर्म है। जब भी लोग डाइट में शुगर की बात कर रहे होते हैं कि मैंने चीनी चाय में कम डाली, ज़्यादा डाली, तो जो शुगर की बात डाइट में कर रहे होते हैं वो एक्चुअली सुक्रोज की बात कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली सुक्रोज होती है। देन कम्स योर लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो आपकी मिल्क शुगर है। ये नॉर्मली मेमरी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होती है। ये आपके जो है दो सिंगल शुगर यूनिट्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बने होते हैं। लैक्टोज जो है वो नॉर्मली प्लांट्स में नहीं होती है, ये सॉल्युबल भी ज़्यादा नहीं होती, और सुक्रोज से सुक्रोज से कम मीठी होती है। जो लैक्टोज है वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर के लिए रहती है, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि ये इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर के लिए रहती है तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इंटेस्टाइन्स के अंदर एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया की प्रोडक्शन के लिए। काउ मिल्क के अंदर 4.8% लैक्टोज होती है, जबकि ह्यूमन मिल्क के अंदर 7% लैक्टोज होती है। देन कम्स माल्टोज। माल्टोज जो है वो यूजुअली डाइट में नहीं पाई जाती है। माल्टोज नॉर्मली बॉडी के अंदर ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोड्यूस होती है, और ये तब प्रोड्यूस होती है जब स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है। ये मिली होती है बन के ग्लूकोज और ग्लूकोज से, दो ग्लूकोज के यूनिट्स मिलके माल्टोज बना रहे होते हैं। सिंथेटिकली इसको भी प्रोड्यूस किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है एज अ स्वीटनर इन प्रोसेस्ड फूड्स। देन कम्स पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये काफ़ी सारे सिंगल शुगर यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। इनमें भी 3 टाइप्स हैं हमारी पॉलीसेक्राइड्स की जो न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट है, वो हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डाइटरी फाइबर। स्टार्च जो है सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है डाइट में। स्टार्च हमें मिलता है ग्रेन्स में से, लिग्यूम्स में से, वेजिटेबल्स में से, और फ्रूट्स में बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन ज़्यादातर आपका ग्रेन्स में से मिलता है, फिर लिग्यूम्स में से और फिर वेजिटेबल्स में से। स्टार्चेस जो होते हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में, और इसीलिए इनकी ब्रेकडाउन बहुत स्लोली होती है। इसका मतलब ये है कि जब डाइजेशन होती है तो जो सिंपल शुगर्स हैं आपकी, जैसे मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स, वो बहुत मोनोसेक्राइड्स तो फ़ौरन ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो डाइसेक्राइड्स हैं वो भी बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फ़ौरन ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। लेकिन जो स्टार्चेस हैं इनको हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होता है, और बहुत उसमें जो चेन होती है, कार्बोहाइड्रेट चेन होती है, वो बहुत लंबी होती है, तो उनको ब्रेक डाउन करने में बॉडी को टाइम लगता है। तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रेक डाउन होती जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होके वो एब्जॉर्ब होती जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड स्ट्रीम में आती है। तो वो लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के बाद जाके वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है। तो
स्टार्च जो है वो ताकि बॉडी जो है उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर ले, स्टार्च को कुक किया जाता है, और जब हम उसको ग्राइंड करते हैं और कुक करते हैं तो वो जो स्टार्च है वो ज़रा सॉफ्ट हो जाती है, उसके सेल्स रप्चर हो जाते हैं, तो डाइजेशन उसकी आसान हो जाती है। स्टार्च के मिक्सचर की एक क्वालिटी ये है कि जब स्टार्च का मिक्सचर कुक होता है तो उसकी एक क्वालिटी ये है कि स्टार्च के ग्रैन्यूल्स जो हैं एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से जब भी आपका स्टार्च फूड में आता है तो आपका जो फूड है वो ज़रा थिकन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सूप में स्टार्च डालते हैं तो सूप थिक हो जाता है, तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, इसका भी क्वालिटी ये है कि थोड़ा थिक हो जाता है ये। स्टार्च जो है अगर हम डाइटरी लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन हमारी डाइटरी रेफरेंस इंटेक के हिसाब से ये जो रिकमेंडेड इंटेक है कार्बोहाइड्रेट की वो होनी चाहिए 45 to 65%, जिसमें ज़्यादातर ये 45 to 65% जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो स्टेपल फूड होता है वो स्टार्च होता है, और स्टार्च जो है हमारी डाइट का हायर पोर्शन है। जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड हमने 6 to 11 सर्विंग्स लेनी होती हैं, तो स्टार्च जो है हमारा ग्रेटर पोर्शन है डाइट में। ग्रेन्स इसकी एग्जांपल हैं, ग्रेन्स, लेग्यूम्स और वेजिटेबल्स। ग्रेन्स जैसे कि सीरियल, पास्ता, ब्रेड वगैरह। लेग्यूम्स आपकी सारी के सारे दालें आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल्स आपकी सारी की सारी रूट टाइप की आ जाती हैं, जैसे पोटैटोज़ और कॉर्न्स वगैरह। इसके अलावा होल ग्रेन टर्म जो है वो यूज़ होती है उन फूड्स के लिए जो कि या उन फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो कि अनरिफाइंड ग्रेन से आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सारे के सारे फ्लोर्स हैं, ब्रेड्स हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, ठीक है। इनमें होता क्या है, अनरिफाइंड ग्रेन जो होता है उसमें जो आउटर ब्राउन लेयर होती है, इनर जर्म और एंडोस्पर्म वो सब के सब होते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। वो ब्रेक डाउन होकर उनसे कोई और कंपोनेंट नहीं बनाया जाता है, तो अनरिफाइंड ग्रेन जो है वो होता है उसके अंदर, वो रिटेन किया जाता है। वो ये नहीं होता कि अलग करके उसका कोई और कंपोनेंट बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल रिफाइंड फ्लोर जो है वो आपका मैदा है, और होल ग्रेन फ्लोर जो है वो आपकी आटा है, ठीक है। रिफाइंड फ्लोर में क्या होता है कि ये पहले वाले जो हैं ब्राउन लेयर या इनर जर्म जो है उनको निकाल दिया जाता है, उनसे सूजी बना ली जाती है या बाकी कंपोनेंट्स बना ली जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी जर्म है, ये आपका एंडोस्पर्म है, और ये आपकी ब्राउन लेयर्स हैं। तो बेसिकली आपकी ये अंदर वाली ब्राउन लेयर रिटेन होती है, ठीक है, और ये वाली ब्राउन लेयर रिटेन होती है। कभी बार चक्की में से इस तरह की ब्राउन लेयर निकल जाती है, लेकिन ये आपका पूरा पूरा होता है, तो दैट्स कॉल्ड बीइंग होल ग्रेन। और होल ग्रेन जो है हमें होल ग्रेन फूड ही लेना चाहिए, क्योंकि इट्स कम्प्लेक्स इन वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम कल से पॉलीसेक्राइड्स की आगे जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे।